नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो हमारी आज की क्लास होगी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले संस्कृति का निर्माण, जैसा कि हमने पहले पीछे की क्लासों में जो अध्ययन किया था संस्कृति के उद्भव के बारे में, यानी संस्कृति का विकास कैसे होता है, संस्कृति के स्वरूप कौन कौन से, संस्कृति के स्वरूप की बात करें तो हमने भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात हमने संस्कृति के भेदों के बारे में पढ़ा था। संस्कृति और सभ्यता में भेद, यानी कि संस्कृति है जो व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र को सूचित करती है, मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। और अगर बात की जाए सभ्यता की तो व्यक्ति के जो आर्थिक क्षेत्र है कि उसकी प्रगति को सूचित करने वाली है। जो भौतिक क्षेत्र की प्रगति है उसको सूचित करने वाली क्या होती है, सभ्यता होती है। ये मूलतः इन दोनों में भेद होता है। जैसा कि हमने उद्भव के बारे में बात की थी, कई जो पाश्चात्य विचारकों, इतिहासकारों के द्वारा जो अन्य सभ्यताओं, अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति का निर्माण माना जाता है। चूंकि भारतीय जो इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा इस बात को नकारा गया और भारतीय संस्कृति के निर्माण के लिए उन्होंने भारतीय लोगों का ही सहयोग और योगदान माना है। तो आज की क्लास हमारी जो भारतीय संस्कृति के निर्माण के बारे में होगी। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जो नए विद्यार्थी अभी एड में उनके लिए ये अच्छी बात है कि ये जो इस पुस्तक की शुरुआत अभी हुई है तो इसको आप निरंतर रखिए। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है। ये शुरुआती चैप्टर अपना जो पहला ही चैप्टर चल रहा है और उसके पश्चात जो अपनी दूसरी बुक होगी उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो संस्कृति है, संस्कृति मुख्यतः इसमें ज़्यादा कोई हालांकि नोट्स वाली बात नहीं है, इसमें जो फैक्ट्स वगैरह नहीं है, इसमें जो ज़्यादातर समझने वाली बात है। और कल की क्लास में हम निरंतर जो भारतीय संस्कृति या संस्कृति की विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम संस्कृति के निर्माण के बारे में बात करते हैं। निर्माण से सीधा सीधा अगर अर्थ लगाया जाए तो संस्कृति का निर्माण यानी जो अपनी तरफ, जो अपने चारों तरफ ये जो कल्चर, संस्कृति बोले तो अंग्रेजी भाषा में इसे कल्चर कहते हैं। कल्चर का निर्माण कैसे होता है और धीरे धीरे ऐसी परंपराएं कैसे शुरू हो जाती है आज के समय में जो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में जो स्थित है, तो ये परंपराएं कैसे शुरू होती है, उसी को संस्कृति का निर्माण कहा जाता है। अब संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का निर्माण किन के द्वारा किया गया है, तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, सभी व्यक्तियों का सामूहिक योगदान संस्कृति के निर्माण में होता है। यानी सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलकर संस्कृति का निर्माण किया जाता है। न कि संस्कृति एक युग में निर्मित होती है, ये अनेक युगों में धीरे धीरे जो निर्मित होती है। और संस्कृति का निर्माण है, संस्कृति का विकास है जो धीरे धीरे होता है, धीमी गति से होता है, उसे ही अपनी संस्कृति कहा जाता है। और जैसा कि संस्कृति से आप भली भांति समझते होंगे, हमने संस्कृति के अर्थ के बारे में भी पढ़ा था, संस्कृति और सभ्यता में जो अंतर है उसके बारे में भी पढ़ा था, संस्कृति के स्वरूप जो मैंने आपको भली भांति समझाए, जो भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप हमने पढ़े थे। तो सीधी सी बात है, ये भी बताया था मैंने, जो संस्कृति तीन शब्दों से मिलकर बनी है। सम उपसर्ग है जिसमें कृत धातु है और कीर्तन पढ़ते, इन तीनों शब्दों के मेल से संस्कृति शब्द का विकास होता है। और संस्कृति का अर्थ होता है मानव की जो उत्तम स्थिति और सुधरी हुई स्थिति है उसे ही संस्कृति कहा जाता है। यानी मानव के द्वारा जीवन में जिस तरीके से जो अचीवमेंट प्राप्त किया जाता है, यानी जो अचीव किया जाता है, और विकास मानव के द्वारा जो मानसिक विकास है, आर्थिक विकास है, भौतिक विकास है उसके द्वारा किया जाता है, वो संस्कृति के द्योतक होते हैं, वही हमारी संस्कृति है। अगर बात की जाए तो ये हमारी संस्कृति का अंग होगा कि जिसके माध्यम से मैं आपसे इतना दूर होते हुए भी रूबरू हर रोज हो जाता हूँ और आपके अध्ययन और मेरे अध्यापन में किसी तरह का व्यवधान नहीं आता। यही जो तकनीकी है यानी ये मानसिक विकास है, ये संस्कृति का ही अंग है। तो ये हमारी संस्कृति है। और इसके अलावा जो मैंने भौतिक स्वरूप में जो भवन निर्माण है और है, जो किसी तरह की जो प्रगति मानव के द्वारा की जाती है वो भौतिक क्षेत्र को सूचित करती है। धर्म, दर्शन, आचार विचार है, और जो बात की जाए तो मान्यताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र को सूचित करती है। तो अब संस्कृति का निर्माण ऐसा ही हुआ, इसमें सभी व्यक्तियों का सामूहिक रूप से योगदान है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान रहता है।
और ये काफ़ी समय अंतराल के पश्चात धीरे धीरे अपनी संस्कृति विकसित होती है। अब संस्कृति की तुलना की जाती है जो मूंगे की चट्टान होती है। मूंगे की चट्टान क्या होती है? संस्कृति की तुलना किससे की जाती है? मूंगे की चट्टान से की जाती है। ये मूंगे की चट्टान कौन सी होती है? जो समुद्र में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके आसपास है जो मूंगे की चट्टान की दीवार बनी हुई है। तो ये मूंगे की चट्टान, मूंगा एक समुद्री जीव होता है और जो धीरे धीरे जो उनके मूंगे एकत्रित होते जाते हैं, जो मृत हो जाते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं और समुद्री जीवों का मलबा भी इसमें, उनकी हड्डियां वगैरह है वो भी एकत्रित होकर एक विशेष रूप से चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। और जिस तरीके से उन मूंगे के छोटे से छोटे जो एक मूंगे का योगदान रहता है, उस तरीके से असंख्य मूंगों जीवों का योगदान रहता है। उसी तरह संस्कृति के निर्माण में भी जो असंख्य व्यक्तियों का योगदान रहता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का योगदान रहता है। संस्कृति का निर्माण है जो धीरे धीरे दीर्घावधि लंबी अवधि में होता है, यानी धीरे धीरे जो विकसित होती जाती है। अगर बात की जाए तो पाषाण काल से लेकर वर्तमान काल तक जो धीरे धीरे मानव के द्वारा अपनी संस्कृति का विकास कैसे किया जाता है, यह संस्कृति की यात्रा मानव की कैसे रहती है। मानव जीव की उत्पत्ति होती है, उसके पश्चात मानव के द्वारा जो धीरे धीरे आग जलाने का प्रयोग किया जाता है, धीरे धीरे आवास बनाने का प्रयोग किया जाता है। पहले वह पर्वतों में रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ पौधों पर रहता था और उसके अलावा मानव के द्वारा खुली जो ज़मीन में है कच्चे भवन, उसके द्वारा पत्थरों ईंटों के द्वारा बनाने का, घास फूस के द्वारा बनाने का जो प्रयोग किया जाता है धीरे धीरे विकसित होते, यानी कि उन वक्त के व्यक्तियों का भी अपनी संस्कृति में योगदान रहा है। और मानव के द्वारा धीरे धीरे आग का प्रयोग करने के पश्चात भोजन को पकाने की उत्तम क्रिया है, उसका उत्तम कला, उसका विकास किया जाता है। भोजन पकाने के लिए मानव के द्वारा जो शुरुआती बात की जाए तो कुम्हार का जो चाक है उसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन जो धीरे धीरे उन व्यक्तियों की सोच है जो हमें आज जिसका फायदा मिल रहा है, और उन व्यक्तियों के द्वारा जो चाक का है, जो कुम्हार का चाक होता है, जो घूमने वाला पहिया होता है, उस पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए उन व्यक्तियों के द्वारा खोज की गई और उस पर जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को विकसित किया गया और उन बर्तनों के माध्यम से भोजन पकाने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से ये मानव संस्कृति में व्यक्तियों का योगदान रहता है। जो आदि अनादि काल के जो व्यक्ति हैं उनका भी योगदान माना जाता है और उनके द्वारा किस तरीके से धातु का प्रयोग करना सीख लिया जाता है, लोहे धातु का प्रयोग करना सीख लिया जाता है, तांबे की धातु का और अन्य धातुओं को धीरे धीरे मानव के द्वारा खोज लिया जाता है। ये मानव की संस्कृति का ही निर्माण किया जाता है। रहन सहन की बात करें, उसके अलावा जो उसके कपड़ों की बात करें तो मानव के द्वारा धीरे विकसित किया जाए। सूत से पहले मानव जो पेड़ों की छाल को लपेटता था और उनके पत्तों को लपेटता, धीरे धीरे फिर वो पशुओं की जो खाल है उसे लपेटने लगा और धीरे धीरे जो कपास के द्वारा मानव के द्वारा सूत बनाने की कला और सूत से दो कपड़े बनाने की कला का विकास कर लिया जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें दिखाई देते हैं। उसके अवशेष भी प्राप्त होते हैं और मानव के द्वारा पहले भावनाओं को हाव भाव से व्यक्त किया जाता है। उसके पश्चात मानव के द्वारा क्या किया जाता है, मानव के द्वारा एक चिन्हात्मक चिन्हित लिपि का विकास कर लिया जाता है और धीरे धीरे वही हमारी संस्कृति का अंग बन जाते हैं और यही संस्कृति को धोते करते हैं। जो किसी तरह की अगर कहते हैं मानव किसी सभ्यता को सूचित उसके द्वारा विकसित लिपि ही होती है, तो ये लिपि भाषा इनका विकास किया जाता है। तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता और अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे निरंतर है, जो सभी व्यक्तियों का योगदान इसमें रहता है। तो उनके द्वारा इस तरीके से संस्कृति का निर्माण होता है। और उसके अलावा मानव के द्वारा कृषि का प्रयोग किया जाता है, धीरे धीरे मानव के द्वारा कृषि यंत्रों का विकास कर लिया जाता है और पशुपालन का प्रयोग मानव के द्वारा शुरू कर दिया जाता है, पशुओं का पालन। तो ये हमारी संस्कृति के भाग है। मूलतः देखा जाए तो इस तरीके से संस्कृति का निर्माण होता है। जिस तरीके से मूंगे की चट्टान में असंख्य मूंगे जो जीव होते हैं उनका योगदान होता है, उसी तरह यहाँ पे जो किसी भी क्षेत्र विशेष की संस्कृति होती है उसमें उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का योगदान होता है।
अब बात की चाहे किसी समाज से संबंधित संस्कृति ले लो, चाहे उनका कल्चर ले लो, चाहे आदिवासी जनजातियों से संबंधित संस्कृति ले लो, उनका अलग अलग जो कल्चर रहता है, ट्रेडिशन रहता है, उसमें उसके समाज के असंख्य व्यक्तियों का योगदान रहता है। और जो सामूहिक संस्कृति है भारत की, उसमें भी विभिन्न धर्मावलंबियों के व्यक्तियों का योगदान रहता है, न कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा। अब ये जो रीति रिवाज है, चाहे किसी तरह का रीति रिवाज हो, किसी तरह की प्रथा हो, जो वैवाहिक प्रथा है, जो मृत्यु भोज की प्रथा है, कुछ सामाजिक बुराइयां भी होती है, प्रथाएं है, चाहे घूंघट प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, तो ये हमारी संस्कृति का भाग है जो धीरे धीरे विकसित होते हैं। और किसी तरह की जो धार्मिक क्रियाएं हो, पूजा पद्धतियाँ हो, रीति रिवाज हो, ये भी अपनी संस्कृति का अंग है। इसमें आप किसी एक व्यक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये एक व्यक्ति के द्वारा ही जो इसका निर्माण किया गया था। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारी संस्कृति में सभी व्यक्तियों का सामूहिक योगदान होता है। उसके अलावा जो बात करें एक जो विशिष्ट परिभाषा में या कुछ पंक्तियों में अपनी संस्कृति के निर्माण के बारे में समझना चाहे तो ये लाइन आपके लिए उचित रहेगी, जो आपकी पुस्तक में दे रखी है। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी संस्कृति का निर्माण कैसे करता है, तो इसको हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए जो अलग अलग प्रदेशों में बात की जाए तो रोम की सभ्यता अलग है, यूनान की सभ्यता अलग है, चाहे मिस्र की सभ्यता ले लो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूरोपीय संस्कृति कहते हैं ना, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति से भिन्न रहती है। तो ये एशियाई संस्कृति है, ये पूर्वी संस्कृति है, तो ये अलग रहती है। तो इनमें जो अंतर होता है, ये जो संस्कृतियों में अंतर होता है, ये एक दूसरे को अलग करता है आपस में। और इन संस्कृति में किन व्यक्तियों का किस विशेष क्षेत्र से जो व्यक्ति उनका योगदान देता है, ये स्पष्ट इसके द्वारा किया जाता है। और उन व्यक्तियों के द्वारा ही अपनी संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जो एक दूसरे में अंतर स्थापित करते हैं। तो मनुष्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए और विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ सामाजिक वातावरण अलग होता है। अगर भारत की भी बात करें तो सामाजिक वातावरण में कई विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और भारत के अलावा जो आपके आस पड़ोस में भी सामाजिक वातावरण में विभिन्नता देखने को मिलती है, चाहे किसी जाति विशेष समुदाय के लोग हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अन्य जाति, मीणा जाति हो, जनजाति हो, विभिन्न जातियां, चाहे ब्राह्मण जाति, तो उनका सामाजिक वातावरण और इसमें हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इसमें ये उनकी संस्कृति होती है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उस समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। तो सामाजिक वातावरण तैयार किया जाता है। और संस्थाएं, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, तो उनका निर्माण चाहे पंचायत हो, खाप पंचायत हो, ये इनका निर्माण कई फैसले जो उन संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। तो उन संस्थाओं का निर्माण ही वह उसकी संस्कृति है। विभिन्न तरह की प्रथाओं की बात करें तो प्रथाएं, चाहे प्रथाएं जो गलत हो या सही हो, प्रथाएं जो विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा जो स्थापित की जाती है, चाहे वो विवाह की प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे घूंघट प्रथा हो, कई समाजों में ये अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलती है। व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं इसी तरह की व्यवस्थाएं होती है, तो जिसमें चाहे पंचायत को ले लो आप, उस तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग धार्मिक धर्म से संबंधित यानी अलग अलग जो धार्मिक रीति रिवाज उनमें देखने को मिलते हैं। कई अपने किसी कुल देवता की पूजा करते हैं, किसी का इष्ट देवता अलग होता है, ये उसकी संस्कृति को द्योतक करता है यानी सूचित करता है। उसके अलावा जो दर्शन है, विभिन्न धर्मों के प्रति जो उसका जो रवैया कैसा रहता है, दृष्टिकोण कैसा रहता है, यही दर्शन है। ये लिपि की बात करें तो गुजराती लोगों की लिपि अलग मिलेगी, राजस्थानी लोगों को लिपि अलग मिलेगी, चाहे पंजाबी लोग हैं, सिंधी लोग हैं। तो भारत में भी विभिन्न लिपियां देखने को मिलती है। और भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यही जो उनकी संस्कृति की द्योतक है। चाहे और भाषा तथा कलाओं का विकास, विभिन्न तरह की कलाएं जो किसी समाज से संबंधित देखने को मिलेगी, चाहे कालबेलिया जाति हो, कालबेलिया जाति की नृत्य की कला अलग होती है। और जो राजपूत जाति है उसमें जो घूमर डांस है उसकी जो प्रथा अलग होती है। और विभिन्न तरह की चाहे गुर्जर जाति, उसमें चरी नृत्य को लेकर जो अलग प्रथाएं होती है। ये समुदाय विशेष, समाज विशेष के बीच जो विभिन्न जो कलाएं होती हैं उनका विकास होता है। तो ये उन
उनकी संस्कृति को धोतक करते हैं। इनका जो निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, चाहे धर्म हो, चाहे दर्शन हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे कलाएं हो, चाहे लिपि हो, चाहे भाषा हो, इनका जो निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, ये इनके निर्माण से उसकी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण हो जाता है। तो इनके माध्यम से मानव के द्वारा अपनी संस्कृति का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता से लेकर उत्तर वैदिक काल तक जो भारतीय संस्कृति के मूल आधारभूत तत्वों का निर्माण होता है, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखने को मिलता है। वहाँ प्रकृति पूजा के साक्ष्य अपने को मिलते हैं, चाहे पेड़ों की पूजा हो, वनस्पतियों की पूजा देखने को मिलती है, पशुओं की पूजा अपने को बेल है, ऐसे कई अवशेष और साक्ष्य मिलते हैं। तो ये धीरे धीरे निरंतर है जो विकसित होती चली जाती है। और वर्तमान समय तक बात की जाए, जो अतीत जो बीता हुआ कल है उससे लेकर जो वर्तमान तक जो अपनी सभ्यता विकसित होती है उसे ही संस्कृति कहते हैं। और उसका निर्माण, संस्कृति का निर्माण धीरे धीरे अतीत से लेकर वर्तमान तक होता है। और उत्तर वैदिक काल में भी आप देखोगे कई तरह की जो क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाओं का विकास होता है। उसके अलावा समाज को 4 भागों में बांट दिया जाता है और उनके क्रम अनुसार कार्य दे दिए जाते हैं। और क्रम के अनुसार, जो कार्य के अनुसार समाज का विभाजन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन 4 जातियों में समाज को विभाजित किया जाता है और इनके कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये उसी समय से लेकर आज तक की जो अपनी संस्कृति है ये विकसित रूप है। और धीरे धीरे उन व्यक्तियों का योगदान भी इसमें रहा जो आधारभूत तत्व है संस्कृति के, उनका निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। और उस समय से चली आ रही कई चीज़ें जो यथावत निरंतर आज भी वर्तमान समय में चल रही है, इनका योगदान संस्कृति के निर्माण में रहता है। उसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में 2 भाग रहते, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल अपने 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहता है और वैदिक जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। उस समय के दौरान भी भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। उस समय आर्य लोग भारत में आते हैं और आर्य लोगों के द्वारा जो भारतीय संस्कृति के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया जाता है। चाहे गुप्त काल में जो गुप्तों के द्वारा ले लो आप, जिसमें चंद्रगुप्त सम्राट हुए, समुद्रगुप्त सम्राट हुए, भानुगुप्त सम्राट हुए, स्कंदगुप्त सम्राट हुए, ये कई तरह के जो सम्राट हुए उनके द्वारा जो वैष्णव धर्म को विशेष प्रधानता दी जाती है और भारतीय संस्कृति के निर्माण में उनका विशिष्ट योगदान देखने को मिलता है, जो आगे की क्लासों में हम निरंतर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में सभी व्यक्तियों का सामूहिक योगदान रहा है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई विशेष योगदान न रहकर सभी व्यक्तियों का योगदान रहता है। और समय समय पर भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने का प्रयास विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, किसी संस्कृति को जो मिटाना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। कोई संस्कृति नहीं मिट पाती। हालांकि सभ्यता का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन किसी संस्कृति का विस्तार करना भी काफ़ी कठिन होता है। यानी कि मैं आपको अपने मत से प्रतिपादित करूं, आपकी जो धार्मिक क्रियाएं, रीति रिवाजों को मैं आपसे नहीं बदलवा सकता। यही अपनी संस्कृति है। तो संस्कृति का निर्माण भी धीरे धीरे होता है और संस्कृति का निर्माण सभी व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ये इसका सार तत्व है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने संस्कृति के अर्थ, उद्भव और सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, संस्कृति के स्वरूप और संस्कृति के निर्माण के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम अपनी क्लासों को थोड़ा तीव्र गति से पढ़ेंगे। जो अब भारतीय संस्कृति है उसकी मूल रूप से जो विशेषताएं हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसको इस चैप्टर में ज़्यादातर जो समझने वाली चीज़ें हैं तो इसको आप अगर ध्यान से समझोगे और अपनी नोटबुक में भी अध्ययन करोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें कोई कठिन चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और संस्कृति के अर्थ वगैरह को हमने समझ लिया, किस तरीके से संस्कृति के प्रकार हैं। जो भौतिक स्वरूप है, प्रकार स्वरूप और प्रकार एक ही बात है, आध्यात्मिक, उनके बारे में पढ़ लिया। अब मैं जो आगे की क्लासें लेंगे तो उसको समझने में हमें पूर्णतः आसानी होगी, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा अपने को। अब आगे की क्लासों में इतना अधिक समय नहीं लगेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप
का प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई अन्य जिज्ञासा और उत्सुकता हो तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हो, और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। किसी तरह का आप अध्ययन अध्यापन से संबंधित सुझाव देना चाहते हो तो निसंकोच दे सकते हो। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।